आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज से मतलब बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एवरेज बहुत ही आसान चैप्टर है। और एवरेज में अगर फार्मूला वाइज़ देखें, पैटर्न वाइज़ देखें, तो बहुत थोड़ी-सी मेहनत से हम एग्ज़ाम में जाके इस पे अच्छे नंबर्स बना सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ एवरेज आपको आता है, पर रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से मैं थोड़ा-सा थ्योरी भी डिस्कस करूँगा, फिर हम लोग डायरेक्ट सवाल की तरफ चलेंगे। कुछ 4 एक लेक्चर डिलीवर करूँगा मैं, मतलब 4 एक घंटा मुझे पढ़ाना पड़ेगा अगर मैं मेंस को लेके देखूँ तो। और एवरेजन 80-90 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, जिसमें आपका लगभग-लगभग सारा टाइप कवर हो जाएगा और 80-90 क्वेश्चंस इज़ मोर देन इनफ फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो चलो आज एवरेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो एवरेज होता क्या है? एक बेसिक डेफिनेशन है, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ क्योंकि मेंस वाले बच्चे हो, एवरेज आता तो होगा ही होगा सभी को। एवरेज की बात करें तो हम बोलते हैं क्या? सम ऑफ all observations, all sum of all observations divided by number of observations। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे जो है बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे तगड़े तगड़े, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। अब इसी फॉर्मूले को कई तरीके से देखा जा सकता है। जैसे एक बात हम कर रहे हैं कि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल और ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का गुणा कर दूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का गुणा कर दूं, ऑब्जर्वेशन का गुणा कर दूं, तो हमें क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो कि ऐसा हुआ, मैंने बोला कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखा। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, पहली वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है, तीसरी वैल्यू सी है, चौथी वैल्यू डी है। इसी तरीके से मैंने कई सारे ऑब्जर्वेशन निकाले जिनमें वैल्यूज उनकी, पहले की ए है, दूसरे की बी, तीसरे की सी, चौथे की डी और लास्ट वाले की जेड है। तो अगर आप ऐसे देखोगे, नंबर अगर कैलकुलेट करोगे कितने ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर हो जाएगा 26, क्योंकि ए से लेकर जेड तक जो लीटर होते हैं वो 26 होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या काम करूंगा? मैं इन सबको जोड़ दूंगा, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इन सबको जोड़ दूंगा और 26 से भाग दे दूंगा, क्योंकि 26 क्या है? हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये एवरेज आ जाएगा। इसी को आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में बात करो कि मेरी जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 3 4 8 9 10, अगर मैं इसका एवरेज निकालने की बात करूं, तो इसका एवरेज अगर निकालने की बात करूं तो क्या होगा? 1 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई जितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है जो आप जानते ही हो यार, मतलब इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं है। अगर सम दिया हुआ एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर गुणा कर दो तो हमारा सम आ जाता है। एक ये मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक मेथड एवरेज निकालने की, और दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, और डेविएशन मेथड अगर मैं बात करूं, डेविएशन मेथड कि डेविएशन मेथड क्या होता है? डेविएशन से एवरेज जब निकालते हो तो क्वेश्चन में जो समय होता है वो आपका बच जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक मैंने नंबर लिया 10 10 15 20 25 30 35, ठीक है ना? ये मैंने लिया 10 15 20 25 30 35, नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। मैं अगर इसको निकाल दूं, मैं कह दूं 5 नंबर ले लेते, 6 की जगह 2 3 6 नंबर। मैं बोलूं इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का एक तरीका तो ये हो गया। अगर एवरेज निकालूं किस तरीके से, बेसिक तरीके से अगर एवरेज निकालूं, तो आप सबको जोड़ोगे, ऐसे कहोगे 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका एवरेज मिल जाएगा, और एवरेज निकालोगे तो 20 आ जाएगा। ये ऐसे आप निकालोगे तो आ जाएगा। एक ये बेसिक तरीका है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको एवरेज निकालना कैसे? डेविएशन मेथड से। कैसे? डेविएशन मेथड से। तो डेविएशन मेथड में क्या करते हो आप? मान लेते हो एक नंबर है, मान लेते हो एक नंबर है जो आपका एवरेज है। आपको यहाँ से पता चल गया 20 एवरेज आ जाएगा। 20 एवरेज मत मानो, आप तो मान लो 25 एवरेज आएगा। क्या आएगा? 25 एवरेज आ जाएगा। तो मान लो आप 25 है, क्या है? 25 है। जब ये 25 है तो आप ये देखो कि ये सारे नंबर जो है 25 से कितने कम है। बाएं साइड चलोगे, ये इससे कितना कम है? 5 कम है तो -5 लिख लो। ये इससे कितना कम है? 10 है तो -10 लिख लो। और ये इससे कितना कम है? ये इससे 15 कम है, लेकिन 15 कम है तो -15 लिखेंगे। और ये इससे कितना जाता है? +5 है, +5 है।
हम क्या काम करेंगे, जिस नंबर को हमने एवरेज माना है उसके लेफ्ट सारे नंबर के डिफरेंसेस को देखेंगे और उसके राइट सारे डिफरेंसेस को देखेंगे। जो कम है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ज्यादा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये जो हमारा -5, -15, -10 है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का जो पॉजिटिव आ रहा है जो नेगेटिव आया है, इन सब का सम निकालते हैं। जब इनका सब निकालोगे तो 5 5 से कट जाएगा, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 25 निगेटिव में आ जाएगा। इस 25 को 5 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5 नंबर है, जितने नंबर है उसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर व्यक्ति को 5 कम मिलना चाहिए। तो जो आपने एवरेज माना है, एवरेज ये मान लेते हैं, एवरेज हमारा क्या नंबर होता है, एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हमने मान लिया कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये जो 5 है इससे घटा देते हैं। तो हमें जब निकालना होगा डेविएशन मेथड से, तो इसमें 5 निकालेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 20। मैंने जो है 25 चुना हुआ है, आप 20 पे भी तुक्का खेल सकते हो। आप 20 पे भी तुक्का खेल सकते हो। आप कह सकते हो कि 20 भी तो हो सकता है, बिल्कुल 20 हो सकता है। अगर आपने 20 माना तो ध्यान से देखो, इधर जाओगे तो +5 होगा, क्या होगा +5 होगा। इधर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +10। जबकि इधर देखोगे तो -5 हो जाएगा और इधर देखोगे तो -10 हो जाएगा। तो -15 इधर है, +15 ये हो गया, तो 0 हो गया। तो जो आपने 20 माना है इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 0 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहीं आपने 20 की जगह 30 ले लिया, कह दिया आपने कि चलो हम 30 ले ले रहे हैं। अब अगर मैं 30 की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं 30 की बात करूं, 30 अगर मैंने मान लो लिया, मैंने 30 ले लिया, तो 30 में देखोगे इधर -5 है, और ध्यान से देखो इधर -10 है, इधर -15 है, क्या है, और इधर -20 है। तो सबको जोड़ लो एक बार, पॉजिटिव कुछ नहीं है, सब निगेटिव है। तो 20, 15, 35, 35, 10, 45, 50, कितना हो गया, 50 हो गया, मतलब -50 का 5 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -50/5। तो क्या हो जाएगा, -10। तो जो आपने एवरेज माना है उसमें 10 घटा दो, 10 घटाया कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये डेविएशन मेथड हो गया जिससे आप एवरेज निकाल सकते हो। जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे तेजी से जो सॉल्व करते हैं वो डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए कि एवरेज नॉर्मल तरीके से कैसे निकालोगे, डेविएशन से कैसे निकालोगे। क्योंकि मेंस का बैच है तो बहुत ज्यादा समय हम थ्योरी पे नहीं बिता सकते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे का काम है, जो हमें काम करना होता है, वो है कि सारे जो क्वालिटी क्वेश्चन है, चाहे एवरेज से पूछे गए हैं, चाहे वो प्री में पूछे गए हों, चाहे मेंस में पूछे गए हों, उन क्वेश्चंस के साथ हम इन्हीं मेथड को अप्लाई करें और ये देखें कि हम उसमें अपना समय कैसे बचा सकते हैं और हम उन सवालों को अप्रोच कैसे करते हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज की क्लास में कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो आपके पेपर में पूछे गए प्रीवियस ईयर में और जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए और जिनको तेज लगाने आना चाहिए। जैसे पहला सवाल है, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने ऋणात्मक हो सकते हैं। अंग्रेजी में बात करूं, द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स आर 0 एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी निगेटिव, कितने निगेटिव हो सकते हैं। मैं 1088 को छोड़ देता हूं, मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 नंबर की अगर बात करूं 1088 की जगह, और आपको एवरेज क्या निकालना है, एवरेज निकालना है आपको 0। अगर एवरेज 0 निकालना है, मैंने एक नंबर -1 ले लिया, एक नंबर -2 ले लिया, एक नंबर -3 ले लिया, एक नंबर -4 ले लिया, ये 4 नंबर हो गया। अब जरा इनको जोड़ो जरा, 1 2 1 3 3 6 4 10, और मैंने एक नंबर +10 ले लिया, +10 ले लिया। तो होता क्या है, एवरेज का डेफिनेशन क्या है, पांचों नंबर को जोड़ोगे, पांचों नंबर को जोड़ के 5 से भाग दो। अगर सम ही आपका 0 आ गया, इन सबका सम करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 5 से भाग भी दोगे तो आपका एवरेज 0 ही रह जाएगा। तो है क्या, 5 में से ध्यान से देखो कोई 4 नंबर, 5 में से कोई 4 नंबर क्या ले सकते हो आप, निगेटिव ले सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई n नंबर है और पूछा जाए कि एवरेज 0 लेने के लिए कितने निगेटिव ले सकते हो, तो n-1 जो नंबर है वो आप निगेटिव ले लो, और एक नंबर जो है खाली पॉजिटिव ले लो, और ये एक नंबर जो पॉजिटिव है n-1 निगेटिव नंबर्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो सवाल में दिया हुआ है कि 1088 रियल नंबर लिया आपने, 1088 रियल नंबर में कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है। अगर एट मोस्ट पूछा जाए कि कितने निगेटिव हो सकते हैं, तो एक कम इससे निगेटिव हो सकते हैं। तो 1087 नंबर्स को आप निगेटिव रख सकते हो, एक को पॉजिटिव रख सकते हो, एवरेज 0 आ जाएगा। ये आपके एग्जाम में सवाल आया था, और ये एग्जाम में सवाल आया था, तो इसका सोल्यूशन यही था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 26 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। अब यार रिवर्सल पूछ दिया गया कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, यार तो एक कम नंबर पॉजिटिव रख दो और एक खाली निगेटिव रख दो, जो बाकी के सम के बराबर आ जाए। तो कितने रख सकते हो, 25 जो है पॉजिटिव रख सकते हो, एक निगेटिव रखोगे तो भी एवरेज आप उसका 0 निकाल सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, आउट ऑफ 6 नंबर्स, 6 नंबर्स में से द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6 नंबर।
इफ देयर एवरेज इज 136 देन द सिक्स्थ नंबर इज, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अगर मैं छठी संख्या को x मान लूं तो पहले 5 संख्याओं का जो सम है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 7x। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ये 5 संख्याओं का सम दिया है, छठी संख्या का सम दिया है, जोड़ोगे तो 6 संख्याओं का सम हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर कितने हो गए, 6 संख्याएं हैं 6, ये एवरेज निकल जाएगा। सवाल में क्या दिया है, 136 दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना। ध्यान से देखोगे तो आप 7 एक 8 हो गया, 8/6 हो गया है, 4/3 हो गया, 4 से डायरेक्टली काट लो, 4 से काटोगे 4 3 12 और 4 चौका 16 और फिर 6 से गुणा कर दो, 6 चौका 24, x की वैल्यू निकल जाएगी 6 चौका 24 और 6 त्रिक 18 2 20 है ना, सॉरी 3 से गुणा करना था एक्चुअली, 2 से काट दिया था ना, 3 से गुणा, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9 1 10 102, ठीक है ना। मतलब पहले मैंने काट दिया मन में ही और फिर वापस से भूल गया कि नीचे भी मैंने काट रखा है। इसको ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x/6 और काटोगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 4x/3 हो जाएगा। और जब इसको ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 136 और जब इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 102। मन में सॉल्व करते वक्त जब आप कैलकुलेशन स्टेप स्किप कर रहे हो तो ध्यान रखना होगा आपको कि वो चीजें सारी याद रहे जो सेक्शन आपने स्किप किया हुआ है कैलकुलेशन में। अगला सवाल है, एक सवाल दिया हुआ है, ए बी और सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं, जैसा कि ए के 3 5वें और बी के 30% का औसत 13.5 है और बी के 3/8 गुना और सी के 25% का औसत 15 है। यदि ए सी के 5/12 गुना के बराबर है तो सभी 3 संख्याओं ए बी और सी का योग क्या है। देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए 2 बातें हैं, एक अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो कैलकुलेशन के छोटे से स्टेप को काट सकते हो और उसमें गलती होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, लेकिन घर पर प्रैक्टिस करते वक्त आप पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर प्रोसेस पता है तो आप कोशिश ये करो कि इस तरीके के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के स्टेप गायब कर सको। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। सवाल में क्या कह रहा है कि ए के 3 5वें मतलब 3/5 ए प्लस बी के 30% 3/10 बी अपॉन 2 13.5 दिया हुआ है। तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, 3 5वें लिखा हुआ ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6a प्लस, ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 13.5 का गुणा 2 करोगे एवरेज है तो 2 का गुणा करोगे 27 हो जाएगा और 10 का और गुणा कर दोगे तो 270 हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया, सवाल में क्या दिया हुआ था 3 5वें 3/5 ए लिखता पहले मैं, ध्यान से देखो, उसके बाद मैं 3/10 बी लिखता, 30% का मतलब यही हो गया ना, और इसका एवरेज निकालता 2 लिखता और ये 27 13.5 के बराबर करता, 13.5 के बराबर करता। तो मैंने मन में क्या किया, मैंने इसको 2 को गुणा किया 27 हो गया, फिर मैंने 10 से सब में मल्टीप्लाई किया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 कट गया, 3 दूनी 6 ए आ गया, 10 कट गया 3 भी बचा और यहाँ 10 किया 270 हो गया। तो मैंने ये स्टेप पूरा काट दिया, एक सिंगल स्टेप में लिख दिया। अब जरा नीचे वाला सेक्शन देखो, नीचे वाला सेक्शन आप कैसे लिख सकते हो। नीचे वाले सेक्शन की बात करें, कह रहा है बी के 3/8 और सी के 25%, तो सी बटा 4 लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है, एवरेज इसका भी निकालना है तो 15 दूना 30 करूंगा, मैं क्या करूंगा 15 दूना 30 करूंगा और 8 से गुणा कर दूंगा तो 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा इधर 240, ध्यान से देखो, और इधर पे 8 नीचे था तो मैं 3 भी ऐसे ही लिखूंगा, साथ में इधर क्या लिखूंगा, क्योंकि मैंने 8 से गुणा किया है तो यहाँ पे 2c लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2c लिखूंगा। अब मैं इसको फिर भी दिखा देता हूं कि एक स्टेप कैसे काटा मैंने, एक स्टेप ऐसे काटा, मैं पहले क्या लिखता 3/8b प्लस t/4 अपॉन में 2 लिखने की जगह हो सकता है कुछ बच्चे 30 इसको सीधे लिख सकते थे, तो मैंने क्या काम किया, इस वाले स्टेप से सीधे सीधे काट के सीधे सीधे यहाँ पहुंच गया। अब इसमें 8 से गुणा करोगे तो 3 भी बचेगा, यहाँ से क्या होगा 2c बचेगा और फिर 8 त्रिक 24 240 आएगा, ये सीधा सीधा मैंने लिख दिया। अब मेरे को साफ साफ यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही कि मैं इसको अगर सीधे सीधे घटा दूं तो क्या हो जाएगा 6a माइनस 2c इज इक्वल टू 30, ये सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है, आ जाएगा। सवाल में क्या दिया हुआ है, ए सी के 5/12 गुना के बराबर है, ए जो है वो 5/12c है, 5/12c है, तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो 6a की वैल्यू, 6a की वैल्यू लिखोगे तो 2.5c आ जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ से 6 ले लोगे तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5c हो जाएगा, 2.5c में 2c घटाओगे तो हाफ सी हो जाएगा, ठीक है ना, 2.5c में 2c घटाओगे तो हाफ सी हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 60 आ जाएगी, c की वैल्यू 60 आ जाएगी, c की वैल्यू 60 कहीं पुट कर दो, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 120, 240 में से 120 घटाओगे 120 बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी।
b की वैल्यू 40 किसी में पुट कर दो, इसमें b की वैल्यू 40 पुट कर दो तो 120 हो जाएगा। 120 घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 150। 150 में 6 का भाग दोगे, 150 में 6 का भाग दोगे तो एक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। और तीनों का सम पूछा है तो 60 40 100 25 125, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस सवाल में दम ज्यादा नहीं था, पर सवाल में कैलकुलेशन के स्टेप को कैसे आप काट सकते हो ये बहुत मैटर करने वाला था, क्योंकि समय ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जब मेंस में बैठे होते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पाए होगे कि कैसे मैंने स्टेप काटा है। मैंने जानबूझ के वो स्टेप लिख के भी दिखा दिया ताकि कोई कमजोर बच्चा हो तो उसके दिमाग में क्लिक कर पाए। अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखना। एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि वाई एक्स का 4/5 गुना है, जेड वाई का 5/8 गुना है। यदि एक्स वाई और जेड संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 17/240 है तो एक्स के 3 गुना और वाई के 5 गुना का औसत क्या होगा। X, Y and Z are three positive numbers such that Y is 4 by 5 times of the X and Z is 5 by 8 times of Y। तो देखो कुल मिला जुला के ये कह रहा है कि भैया X, Y और Z के बीच में रिलेशन क्या है। जब इसको कर रहे होते तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। पूछा Y is 4 by 5 times X, Y 4 है जब X 5 है, ऐसा कह रहा है, तभी तो 4/5 होगा। और क्या कह रहा है, Z जो है 5/8 है Y का, Z 5 है जब Y 8 है, ऐसा कह रहा है। अगर मैं रिश्ता निकालने की कोशिश करूं, ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये इस अनुपात में XYZ है, ये इस अनुपात में XYZ है। मैं कह दूं कि मैंने, अगर मेरे को अलग से नंबर लेना हो तो मैं एक को 10 के ले सकता हूं, एक को 8 के ले सकता हूं, एक को 5 के ले सकता हूं। जब रेशियो निकालते हैं तो जो कॉमन वाला फैक्टर होता है वो काट देते हैं। तो मैंने मान लिया कि एक कॉमन फैक्टर था जो सब में था, तो मुझे एक नंबर मिल गया 10 के, एक नंबर मिल गया 8 के, एक मिल गया 5 के। सवाल में ये कह रहा है इनके व्युत्क्रम का औसत 1/10 के प्लस 1/8 के प्लस 1/5 के, ये व्युत्क्रम का सम हो गया। अपॉन 3 नंबर है, डिवाइड बाई 3, ये किसके बराबर है। ध्यान से देखो, ये दिया हुआ 17/240, 17/240 के दिया हुआ है, 17/240 के दिया हुआ है। ध्यान से इसको देखोगे, इसको काटोगे, कट जाएगा, 3 × 40 17/80 हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखोगे, एलसीएम लोगे तो 1/k बाहर आ जाएगा, आया ना, 1/k बाहर आ गया। अब ध्यान से इसे देखोगे, एलसीएम लोगे 40 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। जोड़ के देखो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 4 9, और यहाँ पे 8 आएगा, 9 8 17 हो गया, ठीक है ना। और ये आएगा 17/80 के बराबर, 17/80 के बराबर। ये 17 17 से कट जाएगा, 40 दूना हो जाएगा, तो जो k आएगा यहाँ से, k किसके बराबर जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो नंबर आप देखोगे क्या हो जाएगा, नंबर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो k की वैल्यू है, तो एक नंबर कितना हो गया, एक नंबर 20 हो गया, एक नंबर 16 हो गया, एक नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। सवाल में पूछा क्या है, x का 3 गुना, x का 3 गुना मतलब 60, y के 5 गुना, y का 16 पंचे 80 का एवरेज चाहिए, यही ना, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 8 से 14 140/2 कितना हो जाएगा, 70। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। यदि 3 अंकों की संख्या 335, 2x5, x35, 630x और 406 का औसत 411 है तो x - 1, x - 3, x + 3 और x का औसत क्या होगा। देखो, ये ऐसा सवाल था जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जिनकी तैयारी या मैथ की समझ अच्छी नहीं होगी, इस तरीके के सवालों में अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे। जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब इतना वाहियात है कि आप पूछ भी नहीं सकते हो, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। किसी को अगर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आता होगा तो ये सवाल उसके लिए चुटकियों भर का है। कैसे, आपको सिर्फ एवरेज का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं सभी का सम निकाल लूं, जैसे ये पहला नंबर था 335, दूसरा नंबर जरा ध्यान से देखना 2x5 है, तीसरा नंबर जरा ध्यान से देखना x35 है, जरा चौथा नंबर ध्यान से देखना 63x है, और पांचवा नंबर देखना 406 है। अगर मैं इन सब को जोड़ूं, जोड़ के डिवाइड करूं, कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एवरेज। लेकिन हमें एवरेज दिया हुआ है 411, और मैं अगर इसमें 5 का गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं तो इनका सम मिल जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात। जब मैं इसको गुणा करता हूं तो ध्यान से देखो, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 20। मैं ध्यान से देखूं, लेफ्ट और राइट साइड हमारा यूनिट डिजिट हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, सबका करते हो सम, 5 5 10, 10 5 15, 15 6 21। अभी तक यूनिट डिजिट 1 आया है, आना कितना चाहिए, 5। तो जो x होना चाहिए 5 आने के लिए, x को क्या होना पड़ेगा, x को होना पड़ेगा 4, x को होना पड़ेगा 4। तो आपको पता चल गया कि x हमारा क्या होगा, 4 होगा। अगर x 4 है, जरा ध्यान से देखो, तो हमें अब औसत किसका निकालना है,
4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 का, प्लस में 4 माइनस 3 1 का, प्लस 7 का और प्लस 9 का। इसका निकालना है डिवाइड बाई 4। 7 3 10, 9 1 10 और एवरेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5, 20/4 5 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चले। ये बेसिक फॉर्मूले पे बेस बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ, क्लास में करा रहा हूँ आपको। यदि 3 अंकों की संख्या 435, 2x3, x4 5 और 64x और 477 का औसत 471 है तो x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 5 का औसत कितना। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं ध्यान से देखें, 1 2 3 4 और 5 नंबर है और औसत अगर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 5, इन सबके सम का। तो ध्यान से देखो 5 3 8, 8 5 13 और 13 7 कितना हो गया 20, 13 7 हो गया 20, मतलब यूनिट डिजिट अभी तक 0 आया, मतलब x को 5 होना पड़ेगा, x को 5 होना पड़ेगा। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 5 और x की वैल्यू अगर 5 मिल गई तो किसका औसत निकालना है, x माइनस 1, 4 का, 6 का और 2 का और 10 का, डिवाइड बाई 4 करना है आपको। 6 4 10 2 12 10 22/4, 22/4, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत प्यारा सा सवाल था यार, ये दोनों सवाल बहुत क्लासी थे। तो किसी को यूनिट डिजिट का सही मायने में अगर कंसेप्ट नहीं पता था तो मेंस में सवाल उसके सर के ऊपर से गुजर जाती। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंस एग्जाम में पहुंचते हैं जिनको यही पता नहीं होता और उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है। अगला सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल में दिया हुआ है ए बी सी और डी संख्याओं का औसत 2d-4 है। इसके अलावा ए और बी, बी और सी और डी संख्याओं का औसत क्रमशः 8 5 और 4 है। यदि ई बराबर ए प्लस डी प्लस 1 है तो डी और ई संख्याओं का औसत क्या है। ये एमटीएस में सवाल आया था, आप सॉल्व करके देखो, ये एमटीएस में सवाल आया था। एमटीएस का सवाल इतना क्लासी था कि कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे 2-2.5 महीने इसी में जूझ रहे होंगे कि ये इसको कैसे करना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं निकालना है। जरा ध्यान से देखो ये सवाल कितना आसान है। दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी संख्याओं का औसत 2d-4 है। तो अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम किसके बराबर होगा, एवरेज में आप 4 का गुणा कर दो भाई, डिवाइड बाई 4 बराबर वो होगा तो 4 का गुणा कर दो। 4 का जैसे गुणा करोगे तो ये जाएगा 8d - 4 चौका 16 हो गया। अब सवाल में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, कह तो भैया हमको ये रहा है ए और बी का औसत, ए और बी का औसत, फिर दूसरा क्या कह रहा है सी और डी का औसत, और तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो डी सी और डी, ए बी बी सी, सॉरी ए बी बी सी और सी डी का औसत दिया हुआ है, ठीक है ना, सी डी का औसत दिया हुआ है। तो इसका औसत क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है तो सम कितना हो जाएगा 16, 2 गुना इसका 5 दिया हुआ तो सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और लास्ट में 4 था तो इसका औसत क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं पहले और नीचे वाले को जोड़ दूं, ध्यान से देखो पहले और नीचे वाले को जोड़ दूं तो ए बी सी डी का सम आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 8d - 16 दिया हुआ है। तो इसको जरा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सी प्लस डी को 16 8 24, यहां रखो 24, तो 24 बराबर 8d - 16। ध्यान से देखो डी यहां से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सॉल्व करोगे 16 इधर आएगा 40 हो जाएगा, उसमें 8 का भाग दोगे 5 आ जाएगा। डी की वैल्यू आपको 5 मिल गई, अब आप सबकी निकाल सकते हो। अब निकालो सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकलेगी, इसमें से डी की वैल्यू 5 रखोगे तो सी की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 9 आ गई। अब ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू क्या दी हुई है, दी हुई है ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस 1। ए कितना है 9 और डी कितना है 5, 9 5 14 और एक 15, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। सवाल में क्या पूछा है, डी और ई संख्याओं का औसत ज्ञात करो। डी और ई का औसत ज्ञात करना है, 5 और 15 का औसत ज्ञात करना है। 15 5 20, 20/2 10 हो जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एमटीएस का सवाल आया था, एमटीएस का सवाल समझ रहे हो ना। सही मायने में मेरे सोल्यूशन कराने से पहले आप इसको सॉल्व करके देखो, कुछ बच्चों को तो 2-2.5 मिनट लग जाएगा। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा सवाल करोगे। मेंस में आ गए हो तो थोड़ा आपको शार्प होना पड़ेगा, कैलकुलेशन में भी आपको शार्प होना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल था यार, ये मतलब ऐसा सवाल था कि आधे ज्यादा आदमी को इसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी कि पूछना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, करना ही क्या चाहता है। वो था ना, अरे बताओ तो दादा करना क्या है, ये वाला सवाल था। द नंबर्स 24 45 ए 35 59 83 46 बी 29 74 आर सीरियली नंबर्ड एज दे अपीयर्ड इन द सीक्वेंस
When each number is added to its serial number, then the average of the new numbers formed is 55. The average of the missing numbers A and B is 24, 45, A 35, 59, 83, 46, B उन 29, 74 संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया गया है क्योंकि वे अनुक्रम में दिखाई देते हैं। जब प्रत्येक संख्या को उसके अनुक्रम संख्या में जोड़ा जाता है तो बनने वाली नई संख्याओं का औसत 55 होता है। लुप्त संख्याओं ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। मैं पहले सवाल समझा देता हूँ। सवाल कहना क्या जाता है, ये नंबर है आपके 24, 45, ए 35, 59, 83, 46, 46 के बाद बोलूँ बी है, 29 है और 74 है। इनको क्या किया गया, इनको सीरियल से नंबर किया गया है। इसको 1 कहा गया, इसको 2 कहा गया, इसको 3 कहा गया, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सबको सीरियल कर दिया गया। ये इनके सीरियल नंबर, इसको 1 नंबर दिया गया, इसको 2, 3, 4 सीक्वेंस में दिया गया और ये बोला है कि इनके जो सीरियल नंबर है इनको सम कर दिया गया है। सम कर दिया गया इनको, सम कर दिया गया इनको और ये जो नया नंबर बना है इसका औसत दिया हुआ है 55, इसका औसत दिया हुआ है 55। तो इसका औसत कैसे निकालेगा, सारे नंबरों को आपको कुल मिला जुला के सम करना है। जैसे ही सम करोगे तो टोटल नंबर 10 है, तो मैं 10 का अगर 55 में गुणा कर दूं तो इन सबका सम कितना आना चाहिए, 550 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 550। अगर मैं बोलूं 1 से लेके 10 तक नंबरों का सम कितना आएगा, तो इसका एक एपी है। एपी का फॉर्मूला सम का क्या होता है, n n + 1/2। 10 गुणे 11/2 सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक है ना। 10 गुणे 11/2 आप सीधे सीधे कह सकते हो। तो इन नंबरों का सम ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 नंबर है, n n + 1/2 होता है n नंबर का सम, तो 10 गुणे 11/2 हो जाएगा। जैसे इसको देखोगे 5 हो जाएगा तो 11/55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। इन नंबरों का, इनको हम अलग से सम कर सकते हैं, ऊपर वालों को अलग से सम कर सकते हैं। ऊपर वालों को सम करोगे तो ध्यान से देखो, मैं इसको हटा देता हूं। एक आ गया आपका 55 जो नीचे 1 से लेकर 10 तक है, फिर ए साथ में है, बी साथ में ये है, बाकी बचा हुआ नंबर है, बाकी बचा हुआ नंबर है 24, 45, 35, 59, 83, 46, 29, 74। इनको जोड़ने में जिसको जितना समय लग जाए, ठीक है ना। इसको जोड़ने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप इसमें से 20 ले लो, 20, 40, 60, 60, 30, 90, 90, 50, 140, 140, 80, 220, 220, 260, 260, 20 जो हो गया आपका 280, 280, 70 कितना हो गया, 280 और 70, 350 हो गया। मैं फिर से बताता हूँ मैंने कैसे जोड़ा है। ये मतलब जोड़ना सिखाना है, यहाँ कोई मतलब नहीं, अपने से ही जोड़ सकते हो। मैंने क्या किया, इसका 4, 5, 5, 9, 3, 6 और 9 और 4 ये अलग से ले लिया। ये अलग से जोड़ूंगा क्योंकि एग्जाम में ना इसको जोड़ने में टाइम लग जाता है, तो इस तरीके से जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। हमने इसका 20 लिया, 20, 40, 60, 60, 30, 90, 90, 5, 140, 140 में से 8 जोड़ा तो 220, 260, 260, 280, 280, 7, 350। क्या जोड़ लिया हमने, 280 के साथ जब 70 जोड़ोगे तो हो जाएगा 350। अब बचा हुआ नंबर क्या है जरा ध्यान से देखो। बचा हुआ नंबर आपके पास और है 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 9, 23, 23, 3, 26, 26, 6, 32 और 32, 4, 36, 36, 9, 45। तो मैंने 45 और जोड़ दिया है। ये 45, 55, 100 हो गया है 350। तो आपके पास टोटल अगर ध्यान से देखो a + b + 450 आ गया। ये 350, ये 55, ये 45, 450 आ गया। ये 550 के बराबर है। किसके, 550 के बराबर है। तो a + b ध्यान से देखोगे किसके बराबर आ जाएगा, ये 100 के बराबर आ जाएगा। एवरेज निकालना है तो a + b मतलब सम अगर 100 के बराबर है दो नंबर का, तो उनका एवरेज कितना होगा, उनका एवरेज जो है 50 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इस सवाल में दो ही चीज थी, एक तो सवाल को समझना, दूसरा नंबरों को जोड़ना। इसी में टाइम लगने वाला था। सवाल को समझने में टाइम लग सकता था और नंबरों को जोड़ने में टाइम लग सकता था, और बाकी सवाल में कुछ था नहीं। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 3 संख्याएं ऐसी है कि यदि उनमें से किसी भी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 164, 158, 132 है। मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है। 3 numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are 164, 158, 132 respectively. What is the average of original 3 numbers? इनको ध्यान से देखोगे और इनको समझोगे तो कह क्या रहा है, मान लो 3 नंबर मैंने ले लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, x, y, z है। तो कह रहा है x + y/2 + z। अगर इनको जोड़ रहे हो y + z/2 प्लस x जोड़ रहे हो, x + z/2 प्लस y जोड़ रहे हो, तो इनका क्या दिया है जोड़ा, तो प्राप्त योग जो है दिया हुआ है एक 164 आ रहा है,
ठीक है ना, दूसरा 158 आ रहा है और तीसरा जो है आपका 132 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो बोल रहा है कि जो तीन मूल संख्याएं हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, इनका औसत निकालो। तो इनका औसत क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम इनको सबको जोड़ दो तो ध्यान से देखो, ये इधर मिलेगा एक बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स बाई टू, एक बार एक्स मिलेगा, एक बार वाई मिलेगा, एक बार जेड आएगा, क्योंकि सब आधा आधा है। तो एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग से आ जाएगा। और इधर नंबर जरा ध्यान से जोड़ोगे तो 8 4 12 तो 14 आ जाएगा आपके पास, और 6 5 11, 11 3 14, 1 15 आ जाएगा, और 3 1 4 आ जाएगा, 4 से 54 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा ये इसका आधा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 227 हो जाएगा। एवरेज निकालना होगा तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 3 7 21, ठीक है, 3 5 15 बटा 2, 75 से ही 2/3 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सवाल और है, जरा इसको देखो, अगर ये सवाल कर गए हो तो इस सवाल को देखो कि आप इसमें क्या समय बचा सकते हो। अगर इस तरीके के सवालों को एक बार, अगर मान लो एक पैटर्न का सवाल कर लिया, दूसरा सेम पैटर्न का अगर सवाल आ रहा है तो बुद्धि आपकी कितनी तेज चल रही है। यहाँ पे 3 की जगह 4 नंबर लिया हुआ है, तो हमने मान लिया WXYZ। मैं समझा रहा हूँ लेकिन आप ध्यान से देखना, WXYZ। अगर मैं बोलूं कि मूल 4 नंबर का औसत निकालना, तो सबसे पहले मैं इन सबको जोड़ दूंगा, 218, 208, 212 और 204 को जोड़ दूंगा। इनका पूरा का सम निकालो, 4 2 6, 8 6 14, 14 8 22, ठीक है ना, लास्ट में आया 2, फिर 1 1 2, 1 3, 3 2 5, फिर 2 2 4 2 6 2 8, 852 मेरा टोटल सम आ गया, ठीक है ना, 852 मेरा टोटल सम आ गया। अब ध्यान से देखोगे सवाल क्या कह रहा है, 4 संख्या ऐसी, यदि उनमें से 3 का औसत चौथी संख्या में जोड़ा जाए तो कुल मिला जुला के 2 टाइम्स आएगा आपका W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 4 चाहिए। ये आपको पता है, ये आपको चाहिए, सवाल में ही पूछा ना कि ओरिजिनल चारों नंबर का औसत चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 852 में आपको 8 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दोगे तो W एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा 852 अपॉन 2, और 4 से और भाग दोगे तो 8 से भाग देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के ये ध्यान से देखो, 8 1 8 0, 8 6 48, फिर 4 बड़ा 8 पंचे 40, 106.5 जो है सवाल का सही जवाब होगा। अब इसको क्लिक के भी कर सकते थे, आप यूं कह सकते थे W प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 प्लस W, और y प्लस जेड प्लस W अपॉन 3 प्लस एक्स, ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर हो गए, और क्या बचा रह गया, ये y बचा रह गया इधर पे, तो आप x प्लस W प्लस जेड अपॉन 3 कर सकते हो। इन सारे की वैल्यू कोई अपने से एज्यूम कर सकते हो, क्या 218, 208, 212 और 214। जब इसको जोड़ोगे तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, ये एक बार आएगा, और ध्यान से देखो ये भी एक बार आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो एक बार ये आएगा, ये भी एक बार आएगा, जोड़ोगे तो 2 बार हो जाएगा, जोड़ोगे तो 2 बार हो जाएगा। तो इतना अगर एक बार आपने सवाल कर रखा है, तो अगर आपकी इमेजिनेशन या थॉट प्रोसेस जितनी तेज हो गई है तो आप यहाँ पे समय कट कर सकते हो। अगर वहां पे सेल्फ डाउट होने लगा कि आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो या आपकी प्रैक्टिस कम है, तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो स्मार्ट बच्चा वही जो प्रैक्टिस अच्छी कर ले और वहां जाके इन सारे स्टेप को काट ले। अगर इन सारे स्टेप्स को काटना अगर आप सीख गए तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि अगर आप बहुत तेज करना इस तरीके से प्रैक्टिस में सीख गए हो, तो कभी भी आप 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। आपके 1-2 क्वेश्चन एरर होंगे ही होंगे, लेकिन उससे आपका रिजल्ट ऐसा नहीं होगा रिजल्ट खराब होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चाहे रैंक 1 लाओ, चाहे रैंक 2, चाहे टॉप 50 के अंदर आप आ गए ना, तो आपको जहां मर्जी है वहां पे आपको सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से जब करोगे ना, तो वो अप्रोच होती है टॉप 50 वाली अप्रोच। कई सारे बीच में स्टेप काटना चालू कर देते हो। चलो आगे की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है, 4 अलग अलग धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 different positive numbers are written in ascending orders. 1/3 of the average of all the 4 numbers is 19 less than the greatest of these numbers. If the average of the first 3 numbers is 12, the greatest number among the given number is। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सवाल है। लैंग्वेज में सिर्फ उलझाने की कोशिश की है।
मान लो आप ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये यूं है, कुछ यूं है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या कह रहा है, चार अलग अलग धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया, हमने लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में। सभी चार संख्याओं के औसत का 1/3, इनका अगर औसत निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, इसका 1/3 तो 3 से और भाग दे दो। ये जो 1/3 है, इसका जो हमने औसत निकाला, इसका 1/3 निकाला, ये बोल रहा है जो बड़ी वाली संख्या है उससे 19 कम है। बड़ी वाली संख्या से अगर हम इसको घटा दें तो हमें 19 मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। सवाल में एक और बात बोल रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है। सवाल ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है इसका औसत 12 है, तो इनका सम कितना हो गया, 12 3 36। तो आप खाली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उठा के डाल दो, d माइनस 36 प्लस डी अपॉन 12 इज इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, d माइनस डी अपॉन 12 माइनस 12 3 36 इज इक्वल टू 19, या यूं कह सकते हो ये 22 बराबर कितना हो जाएगा, 11/12, डी 11 से काटोगे 11 दूनी 22, डी के लिए सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24, और डी ही आपका सबसे बड़ा नंबर है, सवाल में यही पूछा है। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कई बार सवाल में जो लैंग्वेज दी हुई होती है, उस लैंग्वेज उस लाइन के फ्लो में भी अगर गुजर जाओ ना, तो भी आपका सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें यही करना होता है कि गो विद द फ्लो, जैसे जैसे लाइन बोलता जाए, ठीक है ना, वैसे वैसे आप करते चले जाओ, सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपनी बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। अगर अपना आईक्यू नहीं इस्तेमाल कर रहे हो कि कहाँ पे आप प्लस माइनस कर सकते हो, कहाँ पे स्टेप काट सकते हो, क्या डेटा दिया, उन डेटा को एनालाइज नहीं करते तो समय ज़्यादा लग जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति को अपने वजन का अनुमान लगाने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। उनके दोस्त ने उनका वजन 74 किलोग्राम से अधिक 84 किलोग्राम से कम होने का अनुमान लगाया है। उनकी मां ने बताया कि उनका वजन 78 किलो से कम है। यह मानते हुए कि वजन एक पूर्ण संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजन का औसत क्या है। देखो कुल मिला के ये डेटा ये बता रहा है कि जो नंबर होगा आपका वजन का 74 से 78 के बीच में होगा और इंटीजर होगा। तीन लोगों ने अनुमान लगाया, मैंने मान लिया, एक ने 75 अनुमान लगाया, एक ने 76 अनुमान लगाया, एक ने 77 अनुमान लगाया। यही हो सकता है पॉसिबल केसेस कि एक ने 75 अनुमान लगाया, एक ने 76, एक ने 77 अनुमान लगाया। सबका मिनिमा और मैक्सिमा ध्यान रखना है कि 70 किलोग्राम से अधिक 80 किलोग्राम से कम है, ठीक है ना। तो 80 तो बहुत दूर हो गया। दोस्त ने उनका वजन 74 किलोग्राम से अधिक 84 किलोग्राम से कम अनुमान लगाया और उनकी मां ने बताया 78 किलोग्राम से कम है। तो देखो अगर तीनों के अनुमान अलग अलग हो तो ये नंबर आ सकता है 75 76 77, और तीनों का अनुमान अगर 75 पे टिक जाए तो 75 75 75 हो सकता है, 75 75 75 हो सकता है, ठीक है ना। और तीनों के अनुमान अगर 76 पे अगर टिक जाए तो 76 76 76 हो सकता है। तीनों के अनुमान अगर 77 पे हो सकता है तो 77 77 77 हो सकता है, ये अनुमान है। और अगर इंटीजर गेस करना है तो तीनों यही गेस कर सकते हैं, या सब 75 75 गेस कर लें, ठीक है ना, या सब 77 77 गेस कर लें, या 75 76 77 अलग अलग गेस कर लें। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये भी नहीं दिया हुआ है कि तीनों ने अलग अलग गेस किया है, अलग अलग गेस किया, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हम इस बात को मान के चलने वाले हैं कि जो हमारा गेस है ना वो सब तीनों के अलग अलग है। तीनों के अलग अलग है तो 75 76 77 अगर उन्होंने अलग अलग गेस किया है तो जो आपका एवरेज आएगा वो 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। समझ में आया, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 76। अब अगर तीनों ने 75 75 गेस कर लिया है, ये तो बड़ी आइडियल गेस होगी कि सभी ने सटीक गेस कर लिया, ठीक है ना। दूसरे ने जो है 77 77 मतलब सभी ने 77 77 गेस कर लिया, तो भी अनुमान मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। दो ने 75 गेस किया, एक ने 76 गेस कर लिया है, ठीक है ना। और अगर इस तरह मिसमैच करे तो ऑप्शन कुछ भी मैच नहीं करा है। लेकिन ये क्वेश्चन है, इसके पूछने का मतलब यही था कि भैया आपको तीनों जो मान है वो अलग 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 वो करना है। लेकिन अगर मैथमेटिशियन के नाते अगर देखा जाए तो इसके संभावित मान कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको इस वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करना है, ना कि इस वैल्यू के हिसाब से, ना दूसरे वैल्यू के हिसाब से। क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था। ये शायद एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वहां पे बहुत आईक्यू नहीं लगाना होता है। मतलब इस तरीके की जो वर्किंग होती है ना, इस तरीके की वर्किंग जब आप आईटी जैसे एग्जाम में जाते हो या कैट जैसे एग्जाम में जाते हो, तब वहां पे इस तरीके का सेंस लगाना होता है। वरना आपको नॉर्मल तरीके से सोचना होता है। एसएससी के एग्जाम में नॉर्मल तरीके से सोचना होता है। कैट का एग्जाम दे रहे हो आप, और खास करके आईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हो, तब मैथ्स में आपको इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखना होता है। यहाँ पे इस तरीके का थॉट प्रोसेस नहीं रखना होता है।
एक्चुअली बहुत सारी डिबेट होती रहती है, यूट्यूब पे बहुत सारी डिबेट होती रहती है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी ऑप्शन हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन जो आपके इस एग्जाम में एग्जामिनर होता है, जो सवाल बना रहा होता है, वो भाई इतना नहीं खेलता है कि आपको पीएचडी करवा रहा है, एमटीएस में क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ बनाना है और इस तरीके का क्वेश्चन देख के आपसे आरएनडी करवाना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा पर्पस नहीं हो, तो सिंपल देख रहा है कि आपको एप्टीट्यूड आता है कि नहीं, थोड़ा सोचना आता है कि नहीं, बहुत ज्यादा मैथ्स में सोचना आता है ऐसा नहीं चाहता है वो, थोड़ा सोचना आता है, थोड़ी बुद्धि है आपकी नहीं है, बस वो देखना चाहता है। तो इसमें जो गेस है वो 75, 76, 77 का होना चाहिए और एवरेज 76 आएगा। इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार को तापमान क्या था? बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल में ध्यान से देखो, दिया हुआ है मंडे का, वेडनेसडे का और फ्राइडे का। इनका औसत दिया हुआ है 41, तो मैं अगर सम निकालूं तो 3 का गुणा कर दूंगा, इतना आ जाएगा। फिर दिया हुआ है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 42 डिग्री, 42, और सम निकालेंगे तो 42 गुणे 3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे वेडनेसडे फ्राइडे है, वेडनेसडे फ्राइडे है। मंडे और ट्यूसडे का डिफरेंस दोनों में, अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दूं तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दे रहा हूं, तो थर्सडे माइनस मंडे का जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा ये इधर का हो जाएगा। 3 कॉमन ले लिया, 42 में से 41 घटाओगे 1 आ जाएगा, 3 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। सवाल में दे दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ क्या कि जो थर्सडे का है वो 43 डिग्री है, तो मंडे का क्या हो जाएगा? मंडे का 40 डिग्री हो जाएगा। मंडे का क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। यही सवाल में पूछा है, बहुत आसान सा प्यारा सा सवाल था। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एक और सवाल है, सवाल दिया है एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है। एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा? ये बोल रहा है कि सप्ताह में 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री जो है एवरेज है। कितना है? एवरेज है। इसको डेविएशन से लगाते हैं। 30 डिग्री आपका एवरेज था। पहले 4 दिनों की बात करें तो पहले 4 दिनों का जो औसत है वो 31 डिग्री है। 4 दिन है, ठीक है ना, इसमें 31 डिग्री है। ये डेविएशन अगर देखो, एक दिन का डेविएशन 1 डिग्री का है, 4 दिन का डेविएशन 4 डिग्री का हो गया। कितना? 4 डिग्री का डेविएशन है। कम है या ज्यादा ये देखना है, तो ये ज्यादा है। डेविएशन है प्लस 4 डिग्री का है, मतलब हर दिन पे 1 डिग्री का एवरेज से डेविएशन है। क्या कह रहा है मैं फिर से समझाता हूं। एक हफ्ते का जो औसत है, ये जो 7 दिन का औसत है वो है 30 डिग्री। पहले 4 दिन में अगर आप देखोगे तो 1-1 डिग्री हर दिन में ज्यादा हो रहा है, तो डेविएशन कितना है? +4 डिग्री का। तो बचे हुए 3 दिन में डेविएशन जो है -4 डिग्री का होना चाहिए। कितना? -4 डिग्री का डेविएशन होना चाहिए, तभी ये 0 के बराबर आएगा। पूरे हफ्ता 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये -4 डिग्री अगले 3 दिनों में बटा होना चाहिए। तो वो 30 डिग्री से कितना कम होना चाहिए? 30 डिग्री से 4 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कम होना चाहिए। जब इसको घटाओगे आप तो आपका कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 28 दशमलव, मतलब ये 1.33 आएगा। 1.33 घटाओगे तो 28.67% आ जाएगा। 28.67% हो जाएगा। 28 से ही 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। या 28.67 डिग्री आ जाएगा। समझ में आएगा इसको कैसे किया? इसको मैंने डेविएशन किया कि पहले 7 दिन का 30 डिग्री है, पहले 4 दिन में डेविएशन 4 डिग्री का है, तो बचे हुए 3 डिग्री में डेविएशन -4 डिग्री का होना चाहिए। और जो डेविएशन हो रहा है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? वो 3 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो एवरेज से 3 दिनों में डेविएशन जो है वो 4/3 निगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो 30 - 4/3 जो है 28.67 डिग्री है। तो दिनों का जो औसत तापमान कितना होना चाहिए? बचे हुए 3 दिनों का एवरेज तापमान 28.67 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रही आज की क्लास के कुछ क्लासी सवाल जो कि बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड थे, ठीक है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन में हमने डेविएशन लगाया, अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन है उसमें तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला वही लगा के हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया हुआ है। इस तरीके का क्लासिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और अगले 3 और लेक्चर लेने वाला हूं जिसमें एवरेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही।